डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे अतीत भाग 2 पार्ट 2 इसका आगे पहले 2 पार्ट करा चुकी हूँ। अब तीसरा पार्ट है कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपाधियाँ कृषि में नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ चुकी थी और ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती थी हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है और शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं शताब्दी में आकर इस इलाके में कृषि की जो शुरुआत है वो बड़े पैमाने पर हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया और कुछ इलाकों में जो है ज़मीन को समतल किया जाना था और डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध यानी कि किनारे के ऊपर बांध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई नई पद्धतियां अपनाई गई, जैसे कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में पानी बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर में तालाब बनाए गए। और याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाएगा। और ज़्यादातर नए शासकों तथा साथ ही साथ गांवों में भी रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्यों का प्रशासन प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी और इस तरह से गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। और जो किसानों की बस्तियां थी वो उर कहलाती थी और गांवों के जो समूह थे उन्हें नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने के लिए कई प्रशासकीय कार्य भी करते थे। वेलाल, जैसा कि आपने 6ठी क्लास में पढ़ा है वेलल्ला, तो वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेन वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान या अर प्रधान जैसी उपाधियां भी दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमिदान या ब्रह्मोदय प्राप्त हुआ, कि ब्राह्मणों को ये शासक लोग जो थे वो समय समय पर भूमिदान दिया करते थे और परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई, जिससे क्या हुआ कि कावेरी घाटी और दक्षिण भारत में ज़्यादातर ब्राह्मणों की बस्तियां थी वो विकसित हुई। प्रत्येक ब्रह्मोदय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा के द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की दीवारों पर या ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों से इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे या किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। धन्यवाद। इसके आगे की जो पीडीएफ है वो मैं आपको भेज दूंगी। चलो।